हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम 12th क्लास की फिजिक्स से ही चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 6 कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन। इससे पहले वाला जो भाग था उसमें हमने कंप्लीट किया था आवेशन की विधि का ही एक भाग चालन द्वारा आवेशन, तथा उससे पहले कंप्लीट किया है घर्षण द्वारा आवेशन। यहां पर इससे पहले वाले जितने भी भाग हैं उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं तथा रेगुलर सभी वीडियो वहां पर कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो को आप ढंग से समझ सके। क्योंकि बेसिक जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इससे पहले वाले वीडियो जो है उनको आप कंप्लीट कीजिए, वॉच कीजिए उनको। सभी टॉपिक जो है आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आवेशन की विधियों का नेक्स्ट भाग, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो कंप्लीट कर लेते हैं आज का टॉपिक भी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो इससे पहले वाला जो भाग था चालन द्वारा आवेशन, उस भाग में हमने ये देखा था कि जब एक आवेशित चालक को किसी एक अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, यानी एक आवेशित चालक को किसी एक अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, तब उस अनावेशित चालक पर इस आवेशित चालक वाली प्रकृति का ही आवेश आ जाता है। यह विधि थी चालन द्वारा आवेशन। आज की जो विधि है उस विधि में एक आवेशित वस्तु को या एक आवेशित चालक को एक अनावेशित वस्तु या चालक के नजदीक लाया जाता है, लेकिन स्पर्श नहीं कराया जाता है। उसके बावजूद इस वस्तु पर आवेश प्राप्त हो जाता है और वह आवेश आता है इस आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का। तो ये जो प्रक्रिया यहां पर कंप्लीट होगी इसी को बोला जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि बिना स्पर्श किए हुए भी इस वस्तु पर आवेश किस कारण से प्राप्त हो जाता है तथा वह वस्तु किस प्रकार से आवेशित होती है। बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्लीट करेंगे आज की क्लास को भी। प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। उन एग्जाम्पल का जो प्रोसेस आपको समझाया जाए उसको आप थ्योरी के रूप में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ताकि वो टॉपिक आपको परमानेंट याद रह सके। फिलहाल हम प्रोसेस को समझेंगे, वहीं से आपके प्रोसेस याद हो चुका होगा। तो देख लेते हैं आज का टॉपिक प्रेरण द्वारा आवेशन। परिभाषा आपके सामने है तथा उसको समझने के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल, उसके डायग्राम आपके सामने बने हुए हैं। डायग्राम के द्वारा समझेंगे आज की प्रक्रिया को। तो क्या है परिभाषा, वहां से देखते हैं कि जब किसी आवेशित वस्तु द्वारा, एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर, एक अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही बोला जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। परिभाषा क्लियर हो चुकी होगी कि यहां पर दो वस्तुएं रहेंगी, जिसमें एक वस्तु आवेशित रहेगी, एक वस्तु अनावेशित रहेगी। दोनों वस्तुओं को स्पर्श नहीं कराना है, क्योंकि इससे पहले वाले जो भाग थे उनमें वस्तुओं का स्पर्श होना जरूरी था। इसमें स्पर्श नहीं कराना है, इसके बावजूद भी वस्तु आवेशित हो जाती है। उसी को समझते हैं हम एक उदाहरण के द्वारा। यहां पर प्रेरण के द्वारा आवेशन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमने उदाहरण फर्स्ट यहां पर ले रखा है। दो उदाहरणों के द्वारा हम इस प्रक्रिया को समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास जो प्रक्रिया कंप्लीट होगी वह 5 चरणों में कंप्लीट होगी। इसलिए मैंने यहां पर 5 डायग्राम ऑलरेडी पहले ही बना लिए हैं, ताकि आपका समय ज्यादा वेस्ट नहीं हो। यहां पर हमारे पास में एक अनावेशित चालक गोला हमने काम में लिया है। यहां पर चालक गोला इसलिए काम में लिया है ताकि उसके संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर आवेश आ सके। यहां पर हमने एक अनावेशित चालक गोला लिया है तथा जिसे कुचालक स्टैंड पर रखा गया है, क्योंकि जब ये गोला आवेशित होगा तो उसका आवेश इस स्टैंड से होता हुआ पृथ्वी में नहीं चला जाए। इसके लिए कुचालक स्टैंड काम में लिया गया है, क्योंकि कुचालक स्टैंड लेने पर कुचालक से आवेश का प्रवाह नहीं होता है, और अगर ये चालक होता तो इस गोले का आवेश इससे होता हुआ पृथ्वी में चला जाता। इसलिए हमने यहाँ पर कुचालक स्टैंड काम में लिया है। यहाँ पर जो गोला हमने लिया है तो उसका एक पृष्ठ जो है वो बायां पृष्ठ, उसको मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है P से, तथा इसके दाएं पृष्ठ को दर्शा दिया है Q से। क्लियर है।
यहाँ पर जो विधि आपको समझाई जा रही है उस विधि को आप नोट भी कर लीजिए साथ के साथ में, कि यहाँ पर आप चरण नंबर फर्स्ट डाल लीजिए, सेकंड चरण में क्या किया, थर्ड में क्या कर रहे हो आप। तो जो प्रोसेस बताया जा रहा है उसको आप थ्योरेटिकल भी लिख लीजिए, क्योंकि लिखा हुआ जो भी मैटर होगा उसको आप जब वापस दोबारा से रिपीट करोगे तो आपको पूरा प्रोसेस वैसे की वैसे याद आ जाता है। इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, बाद में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो फर्स्ट चरण जो होगा उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, प्रथम चरण में हम लिख सकते हैं सर्वप्रथम हमने एक अनावेशित चालक गोला लिया है जिसे कुचालक स्टैंड पर रखा है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट चरण। क्लियर है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास स्टार्ट होता है इसका मेन प्रोग्राम, जहां इसके अनुसार अब यदि इस अनावेशित चालक गोले के समीप किसी आवेशित कांच की छड़ या प्लास्टिक की छड़ को लेकर आते हैं या किसी भी आवेशित वस्तु को इसके नजदीक लेकर आते हैं, यदि हम कांच की छड़ ले रहे हैं तो उसको आप रेशम के कपड़े से रगड़कर इसके नजदीक ला सकते हो। तो जैसे माना कि हमारे पास में ये एक कांच की आवेशित छड़ है जिसे हमने इस अनावेशित चालक गोले के नजदीक लेकर आए हैं। ध्यान रखना इसको स्पर्श नहीं कराना है, अगर आप इसको स्पर्श करा देंगे तो फिर यह आपके प्रेरण की प्रक्रिया नहीं बल्कि चालन की प्रक्रिया हो जाएगी। और धनावेशित कांच की छड़ है तो इसके ऊपर धनावेश विद्यमान है। क्लियर है, ये हमने सेकंड प्रोसेस में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप यहां नीचे चरण नंबर सेकंड डालकर उसमें लिख सकते हैं कि अब यदि एक आवेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक गोले के पी पृष्ठ के नजदीक लाया जाता है लेकिन स्पर्श नहीं कराया जाता है, तब क्या प्रक्रिया होगी उसी को यहां पर समझना है। यहां पर जो चालक गोला लिया है या कोई भी वस्तु होती है तो हम जानते हैं कि हर वस्तु जो है वो विद्युत उदासीन होती है, क्योंकि वो परमाणु या अणु से तो मिलकर बनी हुई होती है, तो उनका संपूर्ण जो निर्माण होगा वो भी उन्हीं से होगा। तो इसका मतलब फाइनल कोई भी वस्तु जो होती है वो सामान्य अवस्था में उदासीन ही होती है, और उदासीन आपकी हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु में धनावेश और ऋणावेश की जो मात्रा है वो समान होती है। तो अब हमारे पास जैसे ही हम इस धनावेशित छड़ को यहां पर लेकर आते हैं, धनावेश के आकर्षण के कारण इस गोले के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि ऋणावेशित होते हैं वो आकर्षित होकर इस पी पृष्ठ पर आ जाते हैं, यहां इस पी पृष्ठ पर आ जाते हैं, तथा धनावेश जो होगा वो प्रतिकर्षित हो जाएगा और वो चला जाएगा इससे दूर, यानी वो पहुंच जाएगा क्यू पृष्ठ पर। क्लियर, ऋणावेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आकर्षित होकर पहुंच जाएंगे पी पृष्ठ के ऊपर, तथा धनावेश जो होगा वो पहुंच जाएगा कहां पर, क्यू पृष्ठ के ऊपर। क्योंकि पी पृष्ठ पर ऋणावेश का जब आधिक्य हो जाएगा तो आपके क्यू पृष्ठ के ऊपर धनावेश का आधिक्य हो जाएगा। अब ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, क्या यहाँ पर आवेश आते ही रहेंगे, आते रहेंगे? तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये छड़ इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रही है। क्लियर है पॉइंट, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पहले आ चुका है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर्षित होकर आ रहे हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले आ चुके हैं वो ऋणावेशित हैं, बाद में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर आएगा तो पहले आ चुके इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रॉन आ चुके वो भी ऋणावेशित हैं, बाद में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो भी ऋणावेशित हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो पहले आ चुके हैं वो बाद में आने वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इसका मतलब उनके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, जबकि आवेशित छड़ उनको आकर्षित करती है। कुछ समय के पश्चात इन दोनों का जो बलों का बैलेंस है वो बराबर हो जाता है, यानी वहां पर टोटल बल 0 हो जाएगा। जब टोटल बल ही 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अल्प समय के लिए ही ये इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंचते हैं, या ये कहेंगे कि यहाँ पर जो आवेश आएगा वो अल्प समय के लिए आता है और अल्प मात्रा में ही आता है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि धनावेशित छड़ को जब हम इस गोले के पृष्ठ के समीप लाते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कराते हैं, तो यहाँ पर जो ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो आकर्षित होकर पी पृष्ठ पे चले जाएंगे, तथा क्यू पृष्ठ के ऊपर धनावेश का क्या हो जाएगा, आधिक्य हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का मैटर? ये हो गया हमारे पास सेकंड प्रोसेस कंप्लीट। अब थर्ड प्रोसेस में हमें क्या करना है वो थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहां पर ये जो छड़ थी वो अपनी जगह पर वैसी ही स्थिति में बरकरार है, यानी इसकी स्थिति में अब कोई परिवर्तन नहीं है। फिलहाल यहां पर ये धनावेशित छड़ यहीं पर है
स्पर्श नहीं कर रही है। अब हमारे पास ये जो क्यू पृष्ठ इसका हमने ले रखा था, ये पी सिरा था, ये इसका क्यू पृष्ठ है। तो किसी चालक तार के द्वारा अब यदि इस क्यू पृष्ठ को भू संपर्कित कर दिया जाता है, यानी ग्राउंडेड कर दिया जाता है, और भू संपर्क का जो साइन है वो इस प्रकार से बनाया जाता है थोड़ा, तो इस प्रकार से क्यू पृष्ठ को ग्राउंडेड कर दिया जाता है, भू संपर्कित कर दिया जाता है। भू संपर्कित करने का मतलब है कि आवेशों का पृथ्वी के साथ साझा करना। तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां इस छड़ का आकर्षण बना हुआ है इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, तो इस वजह से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तो अपनी स्थिति पर इसी प्रकार से बने रहेंगे, यथा स्थिति बने रहेंगे। लेकिन इस क्यू पृष्ठ पर जो धनावेश था उसका संपर्क किससे हो गया? पृथ्वी से। तो पृथ्वी के साथ जब इसका संपर्क हो चुका है तो इसका मतलब ये जो धनावेश था वो अब पूरा का पूरा इस वायर से होता हुआ कहां चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाता है। या एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर धनावेश था तो पृथ्वी से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऊपर जाएंगे और उस धनावेश को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। इसके साथ नहीं करेंगे क्योंकि तो खुद ही वस्तु का ही है, और खुद वस्तु का है तो इसका मतलब वो वस्तु तो विद्युत उदासीन होनी चाहिए। तो यहां से पृथ्वी से कुछ और एक्स्ट्रा आवेश वहां पहुंचेगा, उसको क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। ये हो गया हमारे पास थर्ड प्रक्रिया कंप्लीट। इसको भी आप चरण नंबर थर्ड में लिख सकते हैं। क्या कि अब यदि क्यू पृष्ठ को किसी चालक तार के द्वारा भू संपर्कित कर दिया जाता है तो क्यू पृष्ठ का जो धनावेश है वो पृथ्वी में चला जाता है। क्लियर है? चरण नंबर 4 में हम ये करेंगे कि अब इस भू संपर्कित वाला जो वायर था उसको हटा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस आवेशित छड़ को अभी हमने नहीं हटाया है और इसको हटाना भी नहीं है फिलहाल, इसको यथास्थिति रखना है। क्यों नहीं हटाना है उसका रीजन समझते हैं। अब यहां से भू संपर्क को हटा दिया गया है, छड़ को नहीं हटाया। जब छड़ को नहीं हटाएंगे तो इन ऋणावेशों के ऊपर इस छड़ का आकर्षण बल बना रहेगा, जिस वजह से ये ऋणावेश जो है वो यहीं पर ही बना रहेगा, आगे पीछे नहीं खिसकेगा। अगर ये छड़ यहां पर नहीं होती है, ध्यान रखना, अगर ये छड़ यहां पर नहीं होगी तो इन ऋणावेशों के ऊपर या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इसका आकर्षण बल हो जाएगा समाप्त। जैसे ही इसका आकर्षण बल समाप्त होगा और यदि यहां पर आपने भू संपर्क को नहीं हटाया था, यानी पहले अगर आपने छड़ को हटा दिया और भू संपर्क को बाद में हटाते हैं तब की प्रक्रिया समझ लीजिए। अगर छड़ को हटा दिया तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कोई आकर्षण बल नहीं रहेगा, सभी आवेशों का जो कनेक्शन होगा वो इस वायर से रहेगा। तो यहाँ पर धनावेश जब पृथ्वी में जा चुका है तो अब की बार नंबर किसका होगा? ऋणावेश का। जब धनावेश जा चुका होगा तो अब की बार ऋणावेश भी कहां पहुंच जाएगा? पृथ्वी में पहुंच जाएगा। वस्तु के ऊपर अब कोई चार्ज होने की संभावना ही नहीं रहेगी। तो प्रक्रिया में ध्यान रखना, भू संपर्क को पहले हटाना है ताकि ये ऋणावेश नहीं जा सके। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि छड़ इसको अपनी ओर खींचे हुए है अभी तक। क्लियर? तो यहां पर इस वजह से ही छड़ को पहले नहीं हटाना है, पहले हटाना है किसको? भू संपर्क को, ताकि इस छड़ का आकर्षण इनके ऊपर बना रहे। अब लास्ट का जो प्रोसेस है प्रक्रिया नंबर 5। अब आप इस छड़ को यहां से हटा दीजिए। जैसे ही अब आप इस छड़ को यहां से हटाओगे, ये ऋणावेश जो होगा आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। जैसे ही प्रतिकर्षण बल लगाएंगे कहां जाएंगे? सतह के ऊपर ही घूमेंगे, क्योंकि चालक सतह हमने काम में लिए तो वो इसके संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर एक रूप से वितरित हो जाएंगे। यानी ये जो ऋणावेश था वो अब इस चालक गोले के पृष्ठ पर फैल जाएगा, क्योंकि अब इनके ऊपर किसी भी छड़ का कोई आकर्षण बल विद्यमान नहीं है। यहां तक था इसलिए यहां पर ये बंधे हुए थे। जैसे ही छड़ को हटाया, खुद इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के धक्का मारेंगे और साथ में पृष्ठ जो है वो चालक है तो संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर फैल जाएंगे। तो अब आपको क्या स्पष्ट हो रहा है? स्टार्टिंग का डायग्राम ये था, कोई आवेश नहीं था। लास्ट का डायग्राम ये है जिसके ऊपर ऋणावेश शो हो रहा है। तो ये जो वस्तु थी वो कौन से आवेश से आवेशित हो जाएगी? ऋणावेश से आवेशित हो जाएगी। इसका पी पृष्ठ, ये क्यू पृष्ठ, क्यू पृष्ठ, पी पृष्ठ। तो इस प्रकार से अब आप ये देखिए कि जो स्टार्टिंग में आपने अनावेशित चालक गोला लिया था, अब उसके ऊपर कौन सा आवेश है? ऋणावेश मौजूद है। सारांश देखिए आप, इस छड़ के ऊपर 4 प्लस बना रखे हैं मैंने। जब लास्ट में इस छड़ को हटाया तब भी कितने आवेश हैं? 4 ही प्लस बने हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रक्रिया में जिस आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है उस वस्तु के आवेश में
कोई कमी नहीं होती है। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, चालन वाली विधि में जिस आवेशित वस्तु को उसके संपर्क में लाया जाता है उसके आवेश में कमी होती है, लेकिन प्रेरण की घटना में उसके आवेश में कोई कमी नहीं होती है। ये हो गया इस प्रोसेस का एक पहला रिजल्ट कंप्लीट। सेकंड, ध्यान दीजिए कि जो आपने आवेशित वस्तु ली है उसके ऊपर आवेश की मात्रा धनावेशित है, और जिस वस्तु पर अब आवेश आएगा उसके ऊपर आवेश जो है वो ऋणावेश है। तो प्रेरण की प्रक्रिया में अनावेशित वस्तु पर जो आवेश प्राप्त होता है वो आवेशित वस्तु से विपरीत प्रकृति का प्राप्त होता है, जबकि चालन की प्रक्रिया में समान प्रकृति का आवेश प्राप्त होता है। ये अंतर है इन दोनों में। प्रोसेस आपके सामने था, सभी को आप चरणबद्ध रूप से यहाँ पर नीचे नोट कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपने प्रक्रिया की है, सभी को यहाँ पर समझाया गया है। तो आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी प्रक्रिया को समझने के लिए, ताकि और भी गहराई से आपकी कंप्लीट हो सके। तो फिलहाल आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, प्रेरण द्वारा आवेशन की परिभाषा और उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल अगर आपको ज्यादा पूछे जाते हैं तब आपको बताना है, अन्यथा प्रेरण किसे कहते हैं ये परिभाषा पूछी जाती है और यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल आप समझा सकते हो। ठीक है, यहां तक कर लीजिए आप इसको नोट। और लगता है कि आपको ये क्लियर हो रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है, पॉइंट कंप्लीट बेसिक नॉलेज मिल रहा है हमें, तो अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कोर्स कंप्लीट हो। और आपके सत्र 2022 और 23 के लिए जो आपकी 12th क्लास की फिजिक्स यहाँ पर पूरी कंप्लीट कराने का प्रयास किया जा रहा है। जून के महीने से आपका प्रोग्राम चालू हो चुका है, तो कंप्लीट करते हैं इसको ऑनलाइन के माध्यम से, बाकी ऑफलाइन तो चलेगा ही चलेगा। तो नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक। प्रेरण की प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसके द्वारा समझते हैं बिल्कुल गहराई से कि किस प्रकार से प्रेरण के द्वारा किसी अनावेशित वस्तु पर आवेश प्राप्त किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है वो भी आपके 5 चरणों में कंप्लीट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके डायग्राम पहले से ही कंप्लीट कर लिए हैं। अब समझते हैं इसके प्रोसेस को। यहाँ पर हमारे पास जो प्रक्रिया आपको समझाई जा रही है आप उसको नोट भी कर सकते हैं, ध्यान रखना नीचे आप उनको नोट कर लीजिए, फर्स्ट चरण सेकंड चरण उस प्रक्रिया से। तो हमारे पास सर्वप्रथम 2 अनावेशित चालक गोले P और Q लेते हैं, जिन्हें कुचालक स्टैंडों पर रखा गया है तथा साथ में दोनों गोलों को एक दूसरे के स्पर्श कराया गया है। ये हो गया हमारे पास चरण नंबर फर्स्ट, यानी इसकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड जो इसकी प्रक्रिया है, सेकंड स्टेप जो है, अब आपको लिखना है कि अब यदि किसी धनावेशित या ऋणावेशित किसी छड़ को इस P गोले के नजदीक लाया जाता है लेकिन स्पर्श नहीं कराया जाता है, तो यहाँ पर एक धनावेशित कांच की छड़ हमने ली है जिसे P गोले के समीप लेकर आए हम। यहाँ पर आप Q गोले के समीप भी ला सकते हैं, लेकिन उसमें प्रक्रिया विपरीत हो जाएगी, उसको समझेंगे हम आगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर P गोले के समीप किसी धनावेशित कांच की छड़ को लेकर आते हैं, तो यहाँ पर अब इन दोनों गोलों के जो ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो P पृष्ठ पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि धनावेशित कांच की छड़ के आकर्षण के कारण। क्लियर है? क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में भी हैं, तो वहां पर उन आवेशों को आने के लिए रास्ता मिल ही जाएगा। क्योंकि चालक है तो हमारे पास दोनों के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इससे आकर्षित होकर P पृष्ठ पर आ जाते हैं, तथा यहाँ पर प्रतिकर्षण के कारण धनावेश जो होगा वो Q पृष्ठ के दाएं पृष्ठ पर पहुंच जाता है, यह प्रेरित हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रक्रिया यही है कि यहाँ पर जो पहले इलेक्ट्रॉन आ चुका है वो बाद में आने वाले इलेक्ट्रॉनों का विरोध करेगा, यानी उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन छड़ का उन इलेक्ट्रॉनों के मध्य लग रहा है आकर्षण बल। कुछ समय के बाद में वहां पर दोनों बल बराबर हो जाएंगे, टोटल मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आना बंद हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि ये जो प्रक्रिया होगी वो अल्प समय के लिए ही होती है। ये हो गया हमारे पास चरण नंबर सेकंड। थर्ड चरण में अब हमने ये किया है कि छड़ को अपने यथास्थान पर रखा गया है, यानी छड़ अपने स्थान पर बनी हुई है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन अब इस प्रक्रिया में थोड़ा चेंज ये किया गया है कि दोनों चालक गोले जो थे उन दोनों चालक गोलों को थोड़ा अल्प विस्थापित कर दिया गया है, थोड़ा सा अल्प विस्थापित कर दिया गया। यहाँ पर पहले दोनों स्पर्श कर रहे थे, अब की बार इनको थोड़ा विस्थापित किया गया। तो जैसे ही विस्थापित किया गया, अल्प विस्थापित किया गया है,
तब इनके आवेशों की स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी इनका जो ऋणावेश और धनावेश जिस स्थिति पर थे उसी स्थिति पर बरकरार रहते हैं, क्योंकि अल्प विस्थापित करने से भी ये धनावेश उसको आकर्षित करता रहेगा और इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करता है। क्लियर है। थर्ड प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। स्टेप नंबर 4 जो है उसको अब समझ लेते हैं कि यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में अब दोनों गोलों को उसी स्थिति पर रखा गया है, यानी दोनों को जो अल्प विस्थापित किया गया वहीं पर ही है, लेकिन अब की बार इस आवेशित कांच की छड़ को वहां से हटा दिया जाता है, यानी अब छड़ हट चुकी है। तो अब आप ये बताइए, यहां पर P गोले के बाएं पृष्ठ पर जो ऋणावेश है वो तथा Q गोले के दाएं पृष्ठ पर जो धनावेश है वो किस कारण से बना हुआ है, इस धनावेशित छड़ के आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण। लेकिन अब यदि इस छड़ को हटा देते हैं तो इस ऋणावेश पर इसका आकर्षण समाप्त, इस धनावेश पर इसका प्रतिकर्षण समाप्त, और दोनों गोले अब अलग अलग हो चुके हैं। एक ही वस्तु का ऋणावेश और धनावेश नहीं है, एक ही वस्तु का ऋणावेश और धनावेश नहीं है, दो अलग अलग वस्तुएं हैं। एक वस्तु के ऊपर ऋणावेश दिख रहा है और एक वस्तु पर धनावेश दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये ऋणावेश और ये धनावेश जो है इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि अलग अलग वस्तुएं हो चुकी हैं। तो इस स्थिति में इस गोले का जो ऋणावेश होगा वो इसके दाएं पृष्ठ पर आ जाएगा तथा इसका जो धनावेश होगा वो इसके बाएं पृष्ठ पर आ जाएगा, क्योंकि अब ये दोनों गोलों के ऊपर अलग अलग है। दो वस्तुएं हो गई, दोनों पर अलग अलग आवेश है, एक पर ऋणावेश दिख रहा है, एक पर धनावेश दिख रहा है। एक दूसरे के आकर्षण के कारण नजदीक वाले पृष्ठ पर आ जाते हैं जब इस छड़ को हटा दिया जाता है तो। और इनके बीच में जो गैप है वो बिल्कुल कम है, इसके कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने दोनों चालक गोलों को थोड़ा ज्यादा विस्थापित कर दिया, यानी उनके बीच की दूरी को बढ़ा दिया है। तब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस पृष्ठ पर जो ऋणावेश था और इस पृष्ठ पे जो धनावेश था उनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा था उस आकर्षण बल के मान में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो होता है वो दूरी पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वहां पर उनके बीच में लगने वाले बल के मान में क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ पर आकर्षण बल हो जाएगा डाउन। लेकिन ये जो ऋणावेश जो इस पृष्ठ के ऊपर फैला हुआ था, ये ऋणावेश भी अब एक दूसरे को प्रतिकर्षित तो करेंगे ही, साथ में ये जो वस्तु हमने ले रखी वो चालक है, तो प्रतिकर्षण के कारण उसको आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल जाएगा और वो इसके पृष्ठ के ऊपर फैल जाएगा। इसी प्रकार से ये धनावेश जो है वो इस पृष्ठ पर ही नहीं होगा बल्कि इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, यानी P गोले के पृष्ठ के ऊपर अब ऋणावेश आ जाएगा तथा Q गोले के पृष्ठ के ऊपर धनावेश आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर P गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर ऋणावेश और Q गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, धनावेश आ जाएगा। कोई भी वस्तु उस स्थिति में रहना चाहती है जब उसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम रहेगी तो वो सुटेबल रहेगा। यहाँ पर चालक की स्थितिज ऊर्जा उस समय मैक्सिमम होती है जब इसका आवेश इसके पृष्ठ पर होता है। इस कारण से वहां पर आवेश जो है वो इसके पृष्ठ पर फैल जाता है। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग में जो P और Q लिया इनके ऊपर कोई आवेश नहीं था। फिलहाल आपको पांचवें चरण में जो गोले दिखाई दे रहे हैं उनमें एक के ऊपर ऋणावेश है जबकि एक के ऊपर कौन सा आवेश है, धनावेश है। यानी दोनों ही गोले जो हैं वो अब आपके आवेशित हो गए हैं। इसके ऊपर ऋणावेश तथा इसके ऊपर कौन सा आवेश प्राप्त हो चुका है, धनावेश प्राप्त हो चुका है। और साथ में आप ये भी देखिए कि क्या इस छड़ को इसके स्पर्श कराया गया था अथवा नहीं कराया गया था। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर स्पर्श भी नहीं कराया और उसके बावजूद भी दोनों गोलों के ऊपर आवेश आ चुका है। इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें हमने एक गोला लिया था, यहाँ पर अब की बार हमने दो गोले लिए और दोनों ही गोलों के ऊपर आवेश आ चुका है। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में क्या अंतर था थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसका भी क्या रिजल्ट निकला वो भी सारांश हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो एक सारांश तो आपको यहाँ से भी यही दिखाई दे रहा है कि प्रेरण की घटना में आवेशित जो वस्तु ली गई थी, आवेशित वस्तु जो ली गई थी उसके आवेश में कोई कमी नहीं होती है। तो सीधा सा सारांश ये है कि प्रेरण की घटना में आवेशित वस्तु के आवेश में कोई कमी नहीं होती है। सेकंड आपकी निष्कर्ष ये निकल रहा है कि यहाँ पर छड़ को जिस गोले के नजदीक लाया जाता है उस गोले के ऊपर देखिए ऋणावेश आ रहे हैं तथा छड़ से जो गोला दूर था उस गोले के ऊपर धनावेश था। क्या रिजल्ट निकला, छड़ के नजदीक जो गोला रहेगा उसके ऊपर विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा तथा जो दूर रहेगा उसके ऊपर समान प्रकृति का आवेश आता है प्रेरण की घटना से।
यहीं पर अगर हम ये समझें कि इस आवेशित छड़ को यदि हम Q गोले के नजदीक लाते हैं तो अब इन दोनों गोलों के ऋणावेश यहां पर आएंगे, प्रतिकर्षण से धनावेश यहां पर आएगा, इसका मतलब ये ऋणावेशित हो जाएगा और इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। देखिए पेन आपने लिया था Q के पास में, तो Q पर आ रहा है ऋणावेश और P पर क्या आ रहा है, धनावेश। तो छड़ के नजदीक जो गोला रहेगा या जो वस्तु रहेगी उसके ऊपर आएगा विपरीत प्रकृति का आवेश, तथा दूर जो गोला या वस्तु रहेगी उसके ऊपर आएगा समान प्रकृति का आवेश। ये हो गए हमारे पास में प्रेरण की घटना को समझने के लिए दो एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और हम यहां पढ़ लेंगे क्योंकि उसका प्रश्न आपको वीडियो नंबर 2 में यानी भाग 2 में पूछा भी गया था कि जब हमने एक मार्कर लिया, उसको बालों से रगड़ा, घर्षण की प्रक्रिया कंप्लीट हुई और घर्षण की प्रक्रिया से वस्तु आवेशित हो जाती है, वो हम अध्ययन भी कर चुके हैं। लेकिन कागज के टुकड़ों को या मिट्टी के कणों को रगड़ा नहीं गया था तो फिर उनके ऊपर कोई आवेश नहीं था, उसके बावजूद भी एक आवेशित वस्तु और मिट्टी के कण या कागज अनावेशित वस्तु, फिर वो एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं, जबकि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो था वो तो आपके तभी हो सकता है जब दोनों वस्तुओं के ऊपर आवेश होगा या दोनों वस्तुएं आवेशित हो। तो उसका रीजन भी हम समझ लेते हैं और एक तरह से प्रेरण का वो एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो जाएगा और साथ में अपने वीडियो नंबर 2 का जो प्रश्न पुटअप किया गया था उसका आंसर भी हमें मिल जाएगा। फिलहाल आप इसको थ्योरी लिखते हुए और यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 3 पर और प्रश्न के आंसर पर। इसके अनुसार हमारे पास में ये है कि माना कि हमारे पास ये कोई आवेशित छड़ है या एक तरह से पेन ही मान लीजिए आप, और प्लास्टिक की वस्तु ली है तो मान लीजिए इसके ऊपर ऋणावेश की मात्रा विद्यमान है। क्लियर है, जो घर्षण की प्रक्रिया के बाद यहां पर प्राप्त हो जाती है। जब इस छड़ को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में लेके जाते हैं, माना कि हमारे पास में कागज के छोटे छोटे टुकड़े यहां पर हैं, ये इस प्रकार से मैं बना लेता हूं। यहां पर ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि टेढ़े मेढ़े रखे हुए हैं, ये एक और बना लेते हैं। बिल्कुल आराम से और बेसिक तरीके से कंप्लीट कीजिए। अर्थ अगर आपकी क्लियर हो जाता है तो उसके बाद तो रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सारा प्रोसेस जो है वो अपने आप ही समझ में आ जाता है। ये हमारे पास में हो गए कागज के छोटे छोटे टुकड़े। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए कि हमने जो घर्षण की प्रक्रिया की थी वो मार्कर पे की थी। यहां पर मार्कर के ऊपर आ जाएगा माइनस का साइन और जो बाल है उनके ऊपर हो जाएगा धनावेश। क्लियर है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए कि हर वस्तु जो होती है उसमें ऋणावेश और धनावेश तो होता ही है, लेकिन इस छड़ के ऋणावेश के कारण इसके जो ऋणावेश और धनावेश हैं वो अल्प विस्थापित हो जाएंगे अंदर ही। यहां पर इस वस्तु में यानी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में जो धनावेश होगा वो तो इस ऋणावेश के आकर्षण के कारण इसकी तरफ आ जाएगा, तथा जो ऋणावेश होगा वो प्रतिकर्षण के कारण दूसरी सतह पर चला जाएगा। यानी पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो तो छड़ की ओर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो होगा उस कागज के टुकड़ों का वो चला जाएगा इससे दूर प्रतिकर्षण के कारण। क्लियर है। ये हमारे पास प्रोसेस हो जाएगा इस छड़ को इन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के नजदीक लाने के कारण। तो प्रेरण की घटना के कारण इसके नजदीक वाले सिरे पर धनावेश प्रेरित हो जाएगा तथा इससे दूर वाले सिरे पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि जब आवेश आपकी विपरीत प्रकृति का होता है तो उनके मध्य कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, और अगर समान प्रकृति का आवेश होता है तो उनके मध्य कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। बिल्कुल अच्छी तरीके से अब तक तो आपके क्लियर हो चुका होगा। तो अब आप ये ध्यान दीजिए कि इस छड़ के ऊपर है ऋणावेश, कागज के इस कॉर्नर के ऊपर है धनावेश, तो इस छड़ और इस कॉर्नर के ऊपर कौन सा बल लगेगा बताइए, आकर्षण बल लगेगा। इस छड़ के और इस कॉर्नर पर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। यहां पर कौन सा लगेगा, आकर्षण, आकर्षण, और ये भी आकर्षण बल लगेगा इनके मध्य। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए इस छड़ के और इस कॉर्नर पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्लियर है भाई। आपके पास में पॉजिटिव नेगेटिव है तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। यहां पर पेन और कागज के टुकड़े के एक सिरे के पास में आकर्षण और दूसरे के ऊपर क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण। तो यहां पर इस कागज के टुकड़े पर तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही बल लग रहे हैं, तो फिर वो कागज के टुकड़े आकर्षित ही क्यों होते हैं, वो दूर क्यों नहीं भागते, जबकि बल तो दोनों ही लग रहे हैं, आकर्षण भी लग रहा है, प्रतिकर्षण भी लग रहा है। यहां पर ये सिरा और ये छड़, इनके बीच की दूरी, ये छड़ और इसके बीच की दूरी, दोनों दूरियों में अंतर है। प्रतिकर्षण वाला जो सिरा है वो थोड़ा दूर है और आकर्षण वाला जो सिरा है वो थोड़ा नजदीक है। तो यहां पर नजदीक अगर होगा तो वहां बल की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, और अगर दूरी ज्यादा है तो वहां पर बल का मान क्या होगा, कम होगा।
दूरी के ऊपर बल निर्भर करता है, आपको बता ही दिया। अगर दूरी आपकी कम है तो बल ज्यादा होगा, दूरी अगर ज्यादा है तो बल का मान क्या होगा, कम होगा। कागज तो बिल्कुल छोटा है लेकिन फिर भी एक सिरा और दूसरा सिरा तो एक दूसरे थोड़ा सी दूर तो है ही। यहाँ पर आकर्षण इस प्रतिकर्षण की तुलना में थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से ही ये कागज के जो टुकड़े हैं वो उस पेन की ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वहां प्रतिकर्षण की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा प्रबल है कौन सा बल, आकर्षण बल। इस कारण से ही ये कागज के जो टुकड़े हैं वो पेन के चिपक जाते हैं, या मिट्टी के जो कण हैं वो उस पेन के चिपक जाते हैं। ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हुआ, प्रेरण की प्रक्रिया के द्वारा। आप ध्यान रखना, जब हम इस छड़ को इसके पास में लेके आते हैं तभी ये धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक साइड में धनावेश, एक साइड में ऋणावेश, और इन आवेशों का अलग अलग विस्थापित होने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को बोला जाता है ध्रुवण की प्रक्रिया, यानी पोलराइजेशन की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया को समझेंगे हम बिल्कुल चैप्टर नंबर 2 में कि किस प्रकार से ऋणावेश एक तरफ और धनावेश एक तरफ हो जाते हैं। बिल्कुल डिटेल से और जीरो लेवल से ही समझेंगे चैप्टर नंबर 2 में कौन सी प्रक्रिया को, ध्रुवण की प्रक्रिया को। फिलहाल तो हम इसका बेसिक ले रहे हैं कि प्रेरण के कारण ये जब छड़ इसके पास में आई तो ऋणावेश एक तरफ, धनावेश एक तरफ हो जाते हैं। और यहाँ पर आकर्षण बल की मात्रा ज्यादा थी अपेक्षा प्रतिकर्षण बल के। ज्यादा फर्क नहीं था लेकिन फर्क तो है ही थोड़ा बहुत भी, तो आकर्षण बल ज्यादा, प्रतिकर्षण कम। तो इस वजह से एक अनावेशित वस्तु जो थी वो एक आवेशित वस्तु की ओर क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। तो रिजल्ट समझ में आ चुका होगा कि आकर्षण बल अगर दो वस्तुओं के मध्य लग रहा है, थोड़ा सा रिजल्ट समझना, अगर आकर्षण बल दो वस्तुओं के मध्य लग रहा है तो दोनों वस्तुओं के ऊपर आवेश हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोनों वस्तुएं आवेशित हैं। क्लियर? जैसे ये दो वस्तुएं हैं, एक दूसरे की ओर अगर ये आकर्षित हो रही हैं, हो सकता है इस पर आवेश हो, इस पर आवेश नहीं हो, इस पर आवेश हो सकता है, इस पर आवेश नहीं हो सकता है कि दोनों के ऊपर आवेश हो और वो भी कौन सी प्रकृति का, विपरीत प्रकृति का। तो आकर्षण बल की वजह से कितनी स्थितियां बन रही है हमारे पास, 3 स्थितियां। एक पर आवेश हो सकता है, इस पर नहीं हो सकता, इस पर आवेश हो सकता है, इस पर आवेश नहीं हो सकता, या दोनों पर आवेश हो सकता है, वो भी कौन सी प्रकृति का, विपरीत प्रकृति का। तो आकर्षण बल के द्वारा क्या हम आवेश की जांच कर सकते हैं कि वो वस्तुएं आवेशित हैं अथवा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आकर्षण तो तब भी लग सकता है जब एक वस्तु पर आवेश हो और एक वस्तु पर आवेश नहीं हो, तब भी आकर्षण बल तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन प्रतिकर्षण बल तो कन्फर्म है कि तभी लगेगा जब दोनों वस्तुओं के ऊपर आवेश विद्यमान होगा। यानी या तो ये दोनों वस्तुएं धनावेशित होंगी या ये दोनों वस्तुएं ऋणावेशित होंगी। जब पॉजिटिव चार्ज से आवेशित होंगी तो दूर जाएंगी, ऋणावेशित होंगी दोनों तो दूर जाएंगी। तो दूर तो ये तभी जाएंगी जब दोनों के ऊपर क्या होगा, आवेश मौजूद होगा। तो वस्तुओं के ऊपर आवेश की उपस्थिति का अगर हमें जांच करनी है, दोनों वस्तुओं के ऊपर अगर विद्युतदर्शी वाला उपकरण हमारे पास में नहीं है तो हम यहाँ पर प्रतिकर्षण बल के द्वारा जांच करके बता सकते हैं कि ये दोनों वस्तुएं आवेशित हैं। क्लियर है? दोनों या तो धनावेशित होंगी या दोनों ऋणावेशित होंगी, लेकिन आकर्षण बल के द्वारा हम उनकी जांच नहीं कर सकते। तो आवेश की जांच अगर हमें करनी है तो प्यारे विद्यार्थियों कौन से बल का उपयोग करना, आपको प्रतिकर्षण बल के द्वारा हम उनकी जांच कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में आज का टॉपिक, प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। और यदि आपको समझ में आया हो, अर्थ आपको समझ में आया हो, 3 एग्जाम्पल लिए, लास्ट वाले एग्जाम्पल जो था वो हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर भी बन जाता है, जो नॉर्मल हम यूज भी करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर कंप्लीट समझ में आया हो तो अन्य दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी साथ के साथ रिवीजन कर सके और सिलेबस को कंप्लीट कर सके। कंपटीशन वाले जो स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पर समझाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक लेके यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप तैयारी कीजिए, कंप्लीट कीजिए अपना और अपने कंपटीशन को फाइट कीजिए। और नेक्स्ट भाग में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे आवेशों के मात्रा के बारे में, आवेशों के गुणधर्म के बारे में, और फिर उसी से रिलेटेड अध्ययन करेंगे कूलाम का नियम। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट भाग में देखेंगे आवेशों की मात्रक। तब तक के लिए धन्यवाद।